ये जानबूझ करके भूमिहारों को अपमानित करने का प्रयास है जदयू के द्वारा। और जहां तक घूमने का सवाल है, तो पिछले लोकसभा में भी ये लोग गांव गांव सब घूमे थे और कहा कि मैं तो सारे भूमिहार के गांव में गया हूँ। अरे आप गए, लेकिन वोट कहाँ मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये तो बताइए। रिजल्ट तो हुआ नहीं। 40% तो वोट कंसीड कर दे रहे हैं कि सुरेंद्र यादव को मुसलमानों का मिला, वो तो एनडीए को नहीं मिलेगा। और ये भी कहा कि हाँ, यादवों का वोट उनको 70-80% मिला है, लेकिन जो अति पिछड़ा है, महादलित है, ये सब वोट एनडीए को मिला है और कुछ कुल मिला जुला करके हम जीतेंगे। तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? ये एनडीए का चुनाव, जदयू का चुनाव, वहां से पूरी बिहार सरकार लगी हुई है और इसका प्रतिकूल प्रभाव राजद समर्थित वर्गों में पड़ा है। और वो पिछले 3-4 दिनों में बहुत मजबूती के साथ गोल बंद हुए हैं। सरकार के कुछ मंत्री पुलिस पदाधिकारियों के सहारे जो मजबूत रहे हैं वर्कर राजद के, उसको डराने धमकाने का, थाना में बंद करने का, ये सब काम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा हैं। और इस वक्त जब बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, उस दौरान सर से हम बिहार उपचुनाव को लेकर जो कई मौजूद सवाल हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिहार उपचुनाव पर बातचीत होगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वोटिंग समाप्त हो चुकी हो, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी हो, लेकिन हमारी जो दिलचस्पी है वो 4 सीटों, जहां 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन 4 में से एक सुपर हॉट सीट बेलागंज की सीट पर हमारी दिलचस्पी है। बेलागंज वैसे इमामगंज लोकसभा, माफ कीजिएगा, गया लोकसभा क्षेत्र की सीट है, लेकिन जहानाबाद इलाके से ताल्लुक रखती है। बेलागंज की सीट जहानाबाद इलाके की सीट है और जहानाबाद के बेहद प्रभावशाली नेता, जहानाबाद इलाके के बेहद प्रभावशाली नेता माने जाने वाले, छत्रप माने जाने वाले रामजतन सिन्हा हमारे साथ हैं। तो बेलागंज का खेल समझने की कोशिश करेंगे, बेलागंज का खेला हम समझने की कोशिश करेंगे सर के जरिए। और भी कई जो सवाल हैं इस उपचुनाव को लेकर उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बेलागंज को लेकर बहुत चर्चा है। बेलागंज में क्या खेला हुआ है सर, और आरजेडी अपना गढ़ बचा पा रही है कि नहीं बचा पा रही है? 35 सालों से आरजेडी का गढ़ है। और खेला तो बंद हो गया जी, करीब बंद हो गया बैलेट बॉक्स में जी। आपको हम थोड़ा पीछे ले चलें जी, कि कुछ दिन पूर्व हम लोगों को इसी विषय पर बात हुई थी जी। और हमने कहा कि हर चुनाव में सुनते हैं कि सुरेंद्र यादव जी इस बार हार रहे हैं और हारते भारी मतों से जीत जाते हैं। इस बार भी कई तरह की बातें चल रही है। एक बात चल रही है कि प्रशांत किशोर जी को सब वोट दे दिया मुसलमानों ने, लेकिन जो लोग विरोध का स्वर दिखा रहे थे उन्हीं लोगों ने ये भी कहा कि हमको 60% वोट मिला है। तो 40% तो वोट कंसीड कर दे रहे हैं कि सुरेंद्र यादव को मुसलमानों का मिला, वो तो एनडीए को नहीं मिलेगा। और ये भी कहा कि हाँ, यादवों का वोट उनको 70-80% मिला है, लेकिन जो अति पिछड़ा है, महादलित है, ये सब वोट एनडीए को मिला है और कुछ कुल मिला जुला करके हम जीतेंगे। तो ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? ये एनडीए का चुनाव, जदयू का चुनाव, वहां से पूरी बिहार सरकार लगी हुई है और इसका प्रतिकूल प्रभाव राजद समर्थित वर्गों में पड़ा है। और वो पिछले 3-4 दिनों में बहुत मजबूती के साथ गोल बंद हुए हैं। सरकार के कुछ मंत्री पुलिस पदाधिकारियों के सहारे जो मजबूत रहे हैं
वर्कर राजद के, उसको डराने धमकाने का, थाना में बंद करने का, ये सब काम किए हैं। वह भी सुरेंद्र यादव जी के पक्ष में गया है, क्योंकि हर क्रिया का एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है और उसी परिणाम में होती है। तो इसलिए न्यूटन का तीसरा सिद्धांत भी है साइंस में कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी वहां हुआ है। तो हमको कुल मिलाकर के चल लगता है कि बेलागंज की लड़ाई सरकार बनाम सुरेंद्र यादव है। और वहां देखिएगा कि पिछले एक सप्ताह में कहीं भी सिवा सिंबॉलिक लालू यादव के मीटिंग में, चाहे तेजस्वी यादव जी के मीटिंग में जो आज दिख जाए, सुरेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े। और जहां चुनाव में मूव कर रहे थे, वो अकेले मूव कर रहे थे। स्वयं श्रीकांत प्रत्युष जी ने कहीं उनको पकड़ा तो देखा कि वो अकेले हैं। और हम लोगों ने जो फोटो देखा, चेहरे पर कोई तनाव का भाव नहीं है, आत्मविश्वास का भाव है। तो जो इतना चुनाव लड़ता है उसको तो एहसास हो ही जाता है। यदि विपरीत एहसास होता तो चेहरे पर तनाव दिखता, चेहरे पर परेशानी दिखती। पैसा तो कुछ नहीं है। तो यही स्थिति हमारे जानते हैं। पता नहीं उपचुनाव के संदर्भ में ये सवाल मुफीद है कि नहीं है, लेकिन एक खबर आई सर्कल, बिहार उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले एक खबर आती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव हैं वो सीधी धमकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देते हैं, चंद्रबाबू नायडू को देते हैं कि अगर आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला है कि अगर आपने साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो हम तो जाएंगे लेकिन आपको भी लेकर चले जाएंगे। बेलागंज के मुसलमानों में ऐसा गुस्सा या ऐसी नाराजगी या ये कोई फैक्टर है क्या? वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, मुस्लिम संगठनों में तो बहुत नाराजगी है, वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद का बयान आया कि भाई वक्फ संशोधन अधिनियम बिल अगर पास हो गया तो इसके लिए नीतीश और नायडू भी जिम्मेवार होंगे। बेलागंज में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल फैक्टर रहा है क्या? वक्फ संशोधन बिल कितना फैक्टर रहा है इसके बारे में मेरा कोई असेसमेंट नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मुसलमानों ने कहा है कि साहब ये जो गए थे, शहाबुद्दीन के लड़के घूम रहे थे, लगातार वहाँ कैंप किए हुए थे, कहा कि उनका हम लोग बात नहीं मानेंगे, ऐसे वो अच्छे आदमी, ये भी कहा। और उनकी मदर भी एक अच्छी महिला है, अच्छी लीडर है। इस बार हम लोग देंगे जनसुराज को, तो ये बात उन्होंने कहा। लेकिन वहीं बंटने की बात जनसुराज वाले ही स्वयं कह रहे हैं कि हमको 60-70% अल्पसंख्यकों का वोट मिल रहा है। वहां जो प्रोफेसर अमजद हैं, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अच्छा उनका इमेज है, लेकिन वो एक जाति, उसके अंदर भी जाति उपजाति है। वो शेख कम्युनिटी से आते हैं। शेख की संख्या अच्छी खासी है बेलागंज में, लेकिन दूसरे जो पठान हैं और अन्य मुसलमान हैं, उसका वोट जनसुराज को नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कल मोटरसाइकिल जुलूस निकला था और एक ही जुलूस को बार बार दिखा रहे थे। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। वो मोटरसाइकिल पर जो भी दिख रहे थे सब अनजान थे, बाहर के थे, कोई बिहार के लोग नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो कुल मिला जुला करके ही नैया इनकी डूबेगी और वही फिर पुराना चावल ही पथ पड़ेगा। पुराना चावल ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल हमारा है सर, और जाहिर तौर पर बेलागंज की बात हो और जो पुराना घटनाक्रम हो उसकी बात ना हो, क्या भूमिहार समाज, भूमिहार नेताओं की नाराजगी, भूमिहार समाज की नाराजगी भी एक फैक्टर है, या डैमेज कंट्रोल जेडीयू ने कर लिया है, नीतीश कुमार ने कर लिया है? अशोक चौधरी का बयान और उस बयान को लेकर नाराजगी थी, अशोक चौधरी खुद ही प्रचार करते नजर आए हैं। अशोक चौधरी का बेलागंज में प्रचार करना, इसको कैसे देखते हैं? ये जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक है कि ब्लंडर है? जिनके बयान पर नाराजगी, वही उन्हीं से प्रचार करवाया जा रहा है, उन्हीं को मोर्चा संभालने को दे दिया गया बेलागंज में। ये जानबूझ करके भूमिहारों को अपमानित करने का प्रयास है जदयू के द्वारा। और जहां तक घूमने का सवाल है, तो पिछले लोकसभा में भी ये लोग गांव-गांव सब घूमे थे और कहा
कि मैं तो सारे भूमिहार के गांव में गया हूँ। अरे आप गए, लेकिन वोट कहाँ मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये तो बताइए। रिजल्ट तो हुआ नहीं। तो जो ये लोग कर रहे हैं उसका प्रतिक्रिया होगा, ऐसा नहीं है, और उनके खिलाफ जाएगा। आपको लगता है अशोक चौधरी प्रचार कर रहे हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसका नुकसान ही जेडीयू को होगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। इस पॉइंट पर जदयू के अंदर ही दो धाराएं हैं, दो विचार हैं। एक ललन सिंह और जो एमएलसी हैं नीरज, उनका है, और दूसरी ओर इनका है। अब वहाँ संजय झा को भी लेके गए थे मुख्यमंत्री जी, और बहुत सारे पढ़ते पढ़ते हाँफने लगे, इतना बड़ा लिस्ट था। तो उसका वहाँ क्या असर पड़ेगा? सरकार का भय ही ना देखा ना हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। तो उस इलाके के बहादुर लोग हैं, वो नक्सलवाद से भी लड़े हैं और बहुत तरह की लड़ाइयां लड़े हैं, उससे डरने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ रामजतन सिन्हा सर थे, और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के एक दिग्गज चेहरे, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे लंबे वक्त तक। और बेलागंज का जो गणित है, खेल है, बेलागंज का जो खेला है, उसको समझने की कोशिश हम कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।